जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि साइंस का ये हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है और साइंस का टेस्ट सीरीज में यानी आप लोगों को बता देते हैं ये जो कि हम साइंस के टेस्ट सीरीज जो लेके आते हैं, ये जो कि विगत एग्जाम यानी 2024 के जो कि लेटेस्ट एग्जाम, जैसे कि आपका एलपी का एग्जाम देखने को मिला, टेक्नीशियन का आपका ग्रेड 1 एवं ग्रेड 3 के एग्जाम देखने को मिला, जेई का एग्जाम हुआ, यानी रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी साइंस पूछे गए वे साइंस का हम लोग पूरा जो कि यानी जो कि ये टेस्ट सीरीज में हम लोग पूरा इसका विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस क्लास का आपको पूरा वीडियो यानी पूरा जो कि पीडीएफ अगर आप जो कि लेना चाहते हैं तो हमारे जो कि टेलीग्राम में आप टेलीग्राम जो कि चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के जो कि पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए कहा गया किसी परितंत्र में, ठीक है, कौन जो है जैविक घटक, कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। चलिए बताइए कौन सा जो कि जैविक घटक जो है सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि परितंत्र यानी परितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा। हमारा इकोसिस्टम जो है ये दो भागों में डिवाइड हुआ। एक होता है जैविक इकोसिस्टम यानी जैविक जो कि क्या हो जाएगा जैविक घटक, और ये क्या हो जाएगा अजैविक घटक। इसको दो भागों में बांटा गया, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। देखिए सबसे पहले बता देते हैं जैविक यानी जिसमें जीवन होगा उसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, जैविक की श्रेणी में, जैविक घटक। और जिसमें जीवन नहीं होगा जैसे कि मान के चलिए जल हो गया, हवा हो गया, मृदा हो गया, ये सबको हम लोग किस में रखते हैं अजैविक में। किस में रखते हैं अजैविक में। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हम लोग को जैविक के बारे में पढ़ना होगा यानी जिसमें हम लोग का जीवन होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो सबसे पहले देखिए उत्पादक जो होता है, उत्पादक को हम लोग जो कि ये हम लोग कहां पर रखते हैं, प्रथम जो कि यानी प्रथम श्रेणी में इसको रखते हैं। किसको, उत्पादक को। ठीक है, तो उत्पादक जो होती है वो हम लोग क्या होती है जो कि प्रथम पोषी स्तर क्या होती है, ये हम लोग का प्रथम पोषी स्तर। ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, ये प्रथम उपभोक्ता हम लोग का सेकंड में आ जाएगा, सेकंड पोषी स्तर। और जो है द्वितीय उपभोक्ता हम लोग का क्या हो जाता है, ये थर्ड जो कि पोषी स्तर में आएगा, और तृतीय उपभोक्ता हम लोग का चतुर्थ पोषी स्तर। तो देखिए जैसे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो होता है यानी ये जो करता है यानी प्रोड्यूसर जो उत्पादक जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें अपना भोजन ये लोग स्वयं बनाता है। जैसे कि मान के चलिए जो कि पेड़ पौधा यहाँ पे क्या किया जाता है, ये अपना भोजन ये क्या कहते हैं स्वयं बनाता है। क्या हम लोग जो है अपना भोजन के स्वयं बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। वो कहां पर बनाया जाता है, वो रसोई घर में हम लोग स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम लोग डिपेंड किस में, जैसे कि मान के चलिए हम लोग साग को हम लोग खाते हैं, हम लोग साग को हम लोग बनाते हैं, हम लोग पकाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग खुद से हम लोग क्या, हम लोग अपना भोजन क्या हम लोग खुद से निर्मित करते हैं, नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको सिर्फ पकाते हैं, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको हम लोग पकाते हैं। मान के चलिए ये जो है ये हम लोग का घास है। ठीक है, मान के चलिए ये हम लोग का साग है। ये साग को हम लोग क्या करेंगे, जो कि ये हम लोग का ये साग जो होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वयं क्या करता है, ये जो कि अपना भोजन है वो स्वयं निर्मित करता है। और हम लोग जो है हम लोग उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो कि तृतीय उपभोक्ता यानी चतुर्थ पोषी स्तर, ये भी क्या होगा कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। ठीक है, हम लोग भी जो कि इनडायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी किस पर डिपेंड है, उत्पादक। ठीक है, और उत्पादकों की संख्या जो सबसे अधिक होता है
किसके कंपैरिजन में? जैसे कि मान के चलिए प्रथम उपभोक्ता के कंपैरिजन में उत्पादक की संख्या क्या होती है? काफी अधिक होती है। जैसे घास यानी घास हो गया, हल्का जो कि साग सब्जी, इसकी संख्या क्या होता है? काफी अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो कि ये एक त्रिभुज के रूप में इसको हम लोग दर्शाते हैं। सबसे अधिक होता है उत्पादक, उसके बाद आएगा प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता। तो देखिए आप लोगों को यानी इससे पहले वाले सेट में भी आपको बता चुके हैं, यहां पर भी आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि हमारा पर्यावरण चैप्टर में यानी 10th क्लास का हमारे पर्यावरण चैप्टर में यहाँ देखिए साफ साफ कहा गया आहार जो कि श्रृंखला के प्रत्येक चरण को हम लोग क्या कहते हैं? कड़ी अथवा कोशीय स्तर। क्या कहा जाता है? कड़ी या एक कोशीय स्तर। इसका जो कि प्रत्येक चरण को हम लोग क्या कहते हैं? कड़ी या कोशीय स्तर। जैसे कि घरों में क्या होता है? जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस टाइप का कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ ग्राउंड की जगह में यहाँ पे क्या? उत्पादक। और उत्पादक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम कोशीय स्तर। और देखिए कड़ी या हम लोग एक कोशीय स्तर बनाते हैं, स्वकोशी अथवा बोला उत्पादक एक क्या है? प्रथम कोशीय स्तर। देखिए स्वकोशी जो अपने खुद से भोजन के निर्माण करते हैं यानी भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वकोशी। वो दूसरे के डिपेंड में नहीं रहता। ठीक है, तो तथा बोला सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके जो कि विषम कोशी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी जो होता है अथवा प्रथम उपभोक्ता, अब मान के चलिए ये जो प्रथम उपभोक्ता होगा ये किसको खाएगा? शाकाहारी को खाएगा। यानी जैसे साग हो गया यानी जो कि घास जो भी होगा इसको इस पर ये डिपेंड है। प्रथम उपभोक्ता किस पर डिपेंड है? उत्पादक पर डिपेंड है। ठीक है, तो द्वितीय कोशीय स्तर इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय कोशीय। और छोटे मांसाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? तृतीय कोशीय स्तर। किस में आएंगे? तृतीय कोशीय स्तर यानी जो कि द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। और बड़े मांसाहारी जो होते हैं वो किस में आएंगे? वो तृतीय उपभोक्ता यानी चतुर्थ कोशीय स्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी चतुर्थ छोटे मांसाहारी जो होंगे वो द्वितीय उपभोक्ता यानी जो कि तीसरे कोशीय स्तर में आएंगे। और बड़े मांसाहारी जो होते हैं ये तृतीय उपभोक्ता तृतीय होगा लेकिन कोशीय स्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी संख्या क्या होता है? घटते जा रहा है। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? सबसे अधिक जो है यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? ये हम लोग का उत्पादक। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या होता है? प्रोड्यूसर। यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा उत्पादक यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कि इमल्सन का एक उदाहरण है? हम लोग जानते हैं इमल्सन जो होता है जैसे मान के चले लिक्विड और लिक्विड। सबसे पहले बता देते हैं जो कि मिश्रण जो होता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि मान के चलिए मिश्रण, ये जो मिश्रण में हम लोग को आता है क्या आएगा? निलंबन और क्या हो जाएगा? कोलाइड। क्या हो जाएगा? कोलाइड। ठीक है, देखिए कोलाइड में आएंगे जैसे कि कोलाइड के एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान के चलिए एक हम लोग गिलास लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग गिलास लिए और इसमें जो कि हम लोग पानी भर दिए और इसमें क्या कर दिए? इसमें हम लोग धूल का कण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही धूल का कण लेंगे और एक गिलास में जो कि ये वाला गिलास में हम लोग लेते हैं, ये हम लोग का पानी है और दूध को हम लोग मिला दिए। किसको मिला है? पानी और दूध को मिला दिए। यहाँ पर देखिए ये वाला में जो कि हम लोग का निलंबन में जो होता है इसमें यानी इसका कण जो है ये कण क्या अगर इसको शांत छोड़ देने पर, ठीक है, शांत अगर हम लोग इसको छोड़ देने पर इसके कण क्या होंगे? इसके कण जो है नीचे बैठेंगे। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं। इसके कण जो है नीचे बैठ जाएंगे। अगर जैसे ही मान के चले धूल और ये हम लोग का पानी के मिश्रण है, जैसे इसके कण को अगर शांत छोड़ देंगे तो इसकी ये क्या हो जाएगा? नीचे में बैठ जाए। इसीलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अस्थायी।
क्या हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन इसको अगर मान के चलिए दूध और पानी, इसको जब हम लोग मिलाए, क्या इसके कण जो है नीचे में बैठेंगे, नहीं बैठेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अस्थायी, क्या हो जाएगा, अस्थायी। इसको हम लोग छानन विधि द्वारा, ठीक है, छानन विधि द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अलग नहीं कर सकते। देखिए हमें जो है इसमें, देखिए हम लोग इसमें टिंडल प्रभाव इसमें नहीं देखा जा सकता, किसमें, जो कि हम लोग का निलंबन में, लेकिन इसमें हम लोग को टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। इसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर। तो हम लोग जानते हैं विलयन जो होता है, ठीक है, विलयन जो होता है हम लोग को क्या होता है, विलय, ठीक है, विलय प्लस क्या होता है, विलायक, विलायक। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में हम क्या दिए, जो कि पानी दिए, वो जो पानी होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, विलायक, क्या हो जाएगा, विलायक। और विलय क्या हो जाएगा, हम लोग का दूध, क्या हो जाएगा, दूध। ये होता है हम लोग का कोलाइड में, ये हम लोग का मिश्रण हो जाएगा। हम लोग का जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि विलय, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। तो यहाँ पर जो है कोलाइड में हम लोग का विलय और विलायक जो कि उपयोग नहीं किया जाता है। कोलाइड में जो कि हम लोग का प्रयोग किया जाता है परिक्षिप्त जो कि अवस्था, परिक्षिप्त, और होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण, ठीक है। परिक्षिप्त और परिक्षेपण से हम लोग का क्या बनता है, ये दोनों से हम लोग का कोलाइड विलयन बनता है। क्या होता है, ये हम लोग का होता है कोलाइड विलयन, ठीक है, कोलाइड विलयन। देखिए कोलाइड विलयन जो होता है उसमें परिक्षिप्त होगा और परिक्षेपण होता है। और परिक्षिप्त जो है, जो कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग परिक्षिप्त बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण, क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ जाना है, इसको समझाने का मतलब यही है, जो कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग परिक्षिप्त बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए कहा गया था निम्नलिखित में से इमल्सन, इमल्सन जो वो बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब कम मात्रा में रहेगा, और परिक्षेपण मतलब वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में हो। तो देखिए इमल्सन जो होता है वो हम लोग का द्रव और द्रव के मिलने से हम लोग को क्या बनता है, इमल्सन। जैसे कि मान के चलिए दूध और क्या लिए थे, पानी, ये क्या बनेंगे, इमल्सन। और इमल्सन जैसे कि हम लोग का फेस क्रीम हो जाएगा, ठीक है, दूध हो जाएगा, ये सब क्या होता है, जो कि हम लोग का इमल्सन बनता है। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, फिर से जो कि आप लोगों को एक बार जो कि रिपीट करा देते हैं। देखिए सबसे कम मात्रा में मान के चलिए हम लोग का क्या होगा, कम मात्रा में द्रव, ठीक है, कम मात्रा में क्या होगा, द्रव होगा, और ज्यादा मात्रा में क्या होगा, गैस। यानी गैस में हम लोग का क्या घुलेगा, द्रव। जैसे कि मान के चलिए आप देखेंगे कि सुबह सुबह जो कि जैसे कि मान के चलिए आपका कोहरा हुआ, कोहरा जो होता है वो ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, गैस रहता है, और कम मात्रा में क्या रहता है, द्रव। अगर ज्यादा मात्रा में द्रव हो जाएगा तो वर्षा होने लगेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या बनता है, देखिए कम मात्रा में द्रव होगा और ज्यादा मात्रा में गैस, तो हम लोग का क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल। एरोसोल जैसे कि मान के चलिए कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये हम लोग का कोहरा। अगर मान के चलिए कम मात्रा में ठोस होगा और अधिक मात्रा में गैस होगा तो भी हम लोग को क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल। यानी कम मात्रा में ठोस और अधिक मात्रा में गैस, फिर भी हम लोग का क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। जैसे कि जो धुआं, स्वचालित वाहन का मिथान, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग का कम मात्रा में गैस होगा और ज्यादा मात्रा में अगर द्रव हो, जैसे कि आप देखे होंगे कि थम्स अप, स्प्राइट जो पीते हैं, देखिए यह लिक्विड ज्यादा मात्रा में रहता है, जैसे ही उसका ढक्कनी को खोल देते हैं वो गैस बाहर निकल जाता है। यानी गैस कम मात्रा में, द्रव ज्यादा मात्रा में, तो वह मतलब क्या बनेगा, फोम। किसका निर्माण होगा, फोम का निर्माण होगा। जैसे कि आपका शेविंग क्रीम क्या हो जाएगा, शेविंग क्रीम हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्रव और द्रव, ये देखिए हम लोग का क्या बनता है, इमल्सन।
देखिए इमल्सन जो बनेगा वो द्रव और द्रव के मिलने से बनता है और इससे हम लोग का दूध और फेस क्रीम होता है। इसीलिए हम लोग का जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बनेगा, ये हम लोग का फेस क्रीम, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कम मात्रा में अगर हम लोग ठोस को लेते, अधिक मात्रा में द्रव को लेते, तो हम लोग का क्या बनेगा, सोल। क्या बनेगा, सोल। ठीक है, देखिए कम मात्रा में हम लोग ठोस, थोड़ा सा मान के चलिए मिट्टी हम लोग थोड़ा सा लिए और उसमें क्या किया, पूरा पानी डाल देंगे, यानी अधिक मात्रा में क्या दिए, पानी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिट्टी दे दिया और पानी हम लोग पूरा दे देते रहे पानी, तो वो क्या बनेगा, कीचड़ हो जाएगा। यानी हम लोग का सोल बनेगा, यानी सोल मछली कहाँ पर रहता है, कीचड़ में रहता है। सोल बनेगा यानी कीचड़ और क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का क्या हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका जो कि pH मान हम लोग का हो जाता है 10। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, देखिए गैस होगा कम मात्रा में और अधिक मात्रा में क्या होगा, ठोस। जैसे कि मान के चलिए अब रबड़ लेते, रबड़ देखिएगा जो कि वो ठोस है रबड़, लेकिन उसमें जो कि उसमें स्पंज क्यों आ जाता है, उसमें मुलायम क्यों होता है। जैसे कि मान के चलिए एक हम लोग का जो कि रबड़ है, रबड़ में देखिएगा उसमें मुलायमपन आ जाता है, क्यों होता है उसमें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। और छिद्र में क्या हो जाता है, जो कि उसमें जो कि हवा जो कि यानी हवा की छोटी छोटी जो कि यानी उसमें छिद्र पाया जाता है, उसमें हवा समाहित रहता है, इसीलिए वो जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग का स्पंज होता है। ठीक है, तो कम मात्रा में हम लोग का गैस रहेगा, जैसे कि इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है और इसी में हम लोग का गैस समाहित रहता है, इसीलिए ये हम लोग का मुलायम होता है। जैसे कि मान के चलिए जैसे कि जलीय पौधा, देखिए जलीय पौधा जो है वो जल में यानी तालाब में वो क्यों तैरता है, क्योंकि उसमें जो क्या होती है, जो कि ऐसी पेरेन्काइमा होती है जिसमें जो कि हवा की जो कि उसमें गुहिकाएं पाई जाती है यानी कैविटीज पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होती है, जो कि वो तैरने लगती है। इस प्रकार का पेरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं एरेन्काइमा। क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहा जाता है, ये उत्तक चैप्टर में। और कुछ ऐसे जो कि यानी पादप होते हैं जिसमें जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, पेरेन्काइमा में कुछ ऐसे पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा। तो देखिए कम मात्रा में गैस होगा, अधिक मात्रा में ठोस होगा, तो हम लोग का क्या बनेगा, फोम। और फोम से निर्मित होगा, फोम हो जाएगा, रबड़ बनेगा, स्पंज हो जाएगा, प्यूमिस। प्यूमिस अब देखेंगे कि ऐसे स्माइल जो कि स्माइली बोल, ठीक है, ये स्माइली बोल जो होता है, स्माइली बोल, ठीक है, स्माइली बोल यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के जो कि स्माइल करता रहता है, ठीक है, स्माइली बोल। उसको भी जब मान के चलिए आप ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या कहता है, स्माइली बोल आपको पकड़ा दिया जाता है। वो जो क्या होता है, वो जो कि हम लोग जो पकड़ते हैं तो स्पंज कितना जो कि मतलब कितना मुलायम लगता है। वो जो कि मुलायम होने का कारण यही है कि उसमें हवा का जो कि हवा की छोटी छोटी छिद्र होती है, यानी छोटी छोटी छिद्र होती है, उसमें हवा यानी हवा की कैविटी जो होता है उसमें हवा जो कि घुस गया रहता है, इसीलिए जब उसको हम लोग पकड़ते हैं यानी वो जो कि कितना जो स्पंज लगता है यानी कितना वो मुलायम लगता है। ठीक है, तो कम मात्रा में हम लोग का क्या होता है, जो कि गैस होगा कम मात्रा में और जो कि ठोस होगा तो उनका फॉर्म बनेगा, जैसे फॉर्म, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस। और देखिए द्रव अगर कम मात्रा में रहेगा और ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, ठोस, तो हम लोग क्या बनेंगे, जेल। जेल तो आप देखेंगे कि बाल में लगाते हैं, क्या जेल लगाया जाता है, तो कम मात्रा में वहां पर क्या रहता है, द्रव रहता है, और ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ठोस रहेगा, तो हम लोग जेल बनेगा। जेल से जेल, जेली होगा, पनीर होगा, मक्खन होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है जैसे ठोस और ठोस को अगर लेंगे तो ठोस सोल बनेगा, जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया, कांच हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जाइलम का कार्य क्या है, चलिए बताइए कि जाइलम का कार्य क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं जो कि पादप उत्तक, ठीक है, जो कि पादप उत्तक जो होते हैं, पादप उत्तक जो है इसको हम लोग दो भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते। दो भागों में क्या क्या, एक होता है विभाज्योतक और एक होता है हम लोग का
जो कि एक जो जो हम लोग विभाजित होता है, यानी विभाजित होने की क्षमता खो देता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। ठीक है, यही होता है। विभाजक जो होता है, जैसे कि मान के चलिए विभाजक जो है ये हम लोग का पौधा है, ठीक है, इसके पौधे में यानी विभाजक में हम लोग को पढ़ना होगा ये तीन चीज के बारे में, ठीक है। एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है हम लोग का शीर्षस्थ, ठीक है। 2 नंबर हम लोग को पढ़ना होगा कैम्बियन, यानी पार्श्व जो कि विभाजक है, ठीक है, पार्श्व विभाजक या फिर कैम्बियन, कैम्बियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा में हम लोग को पढ़ना है जो कि अंतविष्ट, अंतविष्टि विभाजक, अंतविष्टि विभाजक, ठीक है। ये चीज के बारे में हम लोग पढ़ना है। देखिए शीर्षस्थ जो कि विभाजक जो होता है, ठीक है, शीर्षस्थ विभाजक जो होता है ये हम लोग को जो कि पौधा के टिप भाग में पाया जाता है, यानी शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है। ये पौधा को वृद्धि प्रदान करता है। और पार्श्व यानी कैम्बियन जो होता है, जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का ये कैम्बियन क्या करता है, पौधे को ये क्या करेगा, ऐसे करके उसको परिधि में वृद्धि कराता है। कौन? कैम्बियन। कौन वृद्धि कराएगा? कैम्बियन। और अंतविष्टि जो होता है ये पर्व संधियों में, यानी इसका जो जॉइंट जो रहता है यहाँ पर पर्व संधि, यानी कहां पर पाया जाएगा? पर्व संधियों में पाया जाता है, पर्व संधियों में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या पाया जाता है? अंतविष्टि विभाजक जो कि कहां पर पाया जाता है? पर्व संधियों में। और पार्श्व विभाजक जो है ये पौधे में क्या करता है? इसकी मोटाई में या परिधि जो कि इसकी परिधि में वृद्धि करता है। और शीर्षस्थ भाग जो होता है इसका टिप वाले भाग में पाया जाता है। और वैसे विभाजक होता है जिसमें विभाजन होने की क्षमता खो देती है, यानी विभाजन नहीं हो सकता, उसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, उसमें कोशिका द्रव्य नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, सुस्पष्ट जो कि केंद्रक रहता है, लेकिन जिसमें विभाजन होने की क्षमता खो देगा और विभाजन यानी डेवलप हो ही नहीं पाएगा, तो उसे हम लोग जो कि अस्थायी उत्तक में रखते हैं। और अस्थायी उत्तक जो कि इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है हम लोग का सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है हम लोग का जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। एक होता है जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी उत्तक जो होता है इसमें हम लोग भी 3 चीज यानी हम लोग पढ़ेंगे। सरल अस्थायी उत्तक में होता है, जैसे कि मान के चलिए सरल अस्थायी उत्तक में एक पढ़ेंगे हम लोग पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है। एक किसके बारे में पढ़ेंगे? पेरेन्काइमा। एक होगा क्या? कोलेनकाइमा। एक किसके बारे में पढ़ेंगे? कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक होता है क्लोरेनकाइमा। ये हम लोग 3 चीज के बारे में हुए। देखिए पेरेन्काइमा जो होती है, जैसे कि हम लोग का ये हम लोग का मान के चलिए ये हम लोग का पत्ती है, ठीक है। तो ये जो पत्ती है, जब इस पत्ती को जब हम लोग जो कि इसमें इसको पत्ती को जब ये पत्ती में सबसे अधिक जब इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो सबसे अधिक हम लोग को क्या पाया जाता है? पेरेन्काइमा। एपिडर्मिस के नीचे ये रहता है। और पेरेन्काइमा जो होता है ये हम लोग के जीवित होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक क्या है बोले से पेरेन्काइमा। क्या होती है? पेरेन्काइमा। ये क्या होती है? ये जीवित होती है, ठीक है। और क्लोरेनकाइमा जो होती है ये पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। जैसे कि मान के चलिए हवा देता है, हवा देने के समय क्या होता है? पौधा इधर उधर जो कि होते रहता है, तो उसको लचीलापन कौन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा भी जो है हम लोग का क्या है? ये हम लोग के जीवित होता है। और जो है अच्छा पेरेन्काइमा जो होती है, ठीक है, इसके जो कि मान के चलिए ये एक हम लोग का पेरेन्काइमा है, ये हम लोग का पेरेन्काइमा इस प्रकार। तो सबसे अधिक रिक्त स्थान जो है यानी यहाँ पर देखिए ये कोशिकाओं के भी सबसे अधिक जो है रिक्त स्थान किसमें होता है? पेरेन्काइमा। किसमें होता है? पेरेन्काइमा। और यही रिक्त स्थान में क्या होता है? भोजन का भंडारित किया जाता है।
ठीक है। तो सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है? पेरेन्काइमा, और ये पतली होती है, ठीक है। और इसकी जो कि पेरेन्काइमा क्या होती है? जीवित होती है। और एपिडर्मिस के नीचे जो सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक क्या है बोलने से? पेरेन्काइमा, जो एक सरल स्थायी उत्तक है। और कोलेनकाइमा जो होती है, इसके कोनों पर क्या होती है? जैसे कि मान के चलो ये हम लोग का जो कि ये क्या होता है, इसके कोनों पर क्या होती है? ये मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। और इसके कंपैरिजन में इसमें कम जो है, जो कि इसमें कम स्थान जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हम लोग का जीवित होता है और इसके कोनों पर मोटी होती है, ठीक है। ये हम लोग का होता है कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा जो होता है ये पौधा को लचीलापन देता है। और स्क्लेरोकाइमा जो होता है ये हम लोग का मिलित होता है, ये हम लोग का मिलित होता है। और इसमें कोई जो है इसमें यानी स्थान यानी रिक्त स्थान हम लोग को देखने को नहीं मिलता। किसमें? जो कि स्क्लेरोकाइमा में, जैसे कि स्क्लेरोकाइमा जैसे नारियल के छिलका में पाया जाएगा, जो कि मजबूत होगा। नट्स में पाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को आता है जटिल अस्थायी उत्तक। यही हम लोग इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग पूरा पादप उत्तक के बारे में आप लोगों को हम समझा देते हैं, ठीक है। तो जटिल अस्थायी उत्तक जो होता है, जटिल अस्थायी उत्तक में एक आपका आ जाएगा जाइलम और एक आपका आ जाएगा फ्लोएम, ठीक है। एक आप लोगों के बीच आ जाएगा जाइलम और एक आ जाएगा फ्लोएम। जाइलम में हम लोग को जो कि 4 चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम लोग के 4 ट्रेक जो कि ट्रेकिड्स, ठीक है, ट्रेकिड्स के बारे में पढ़ना है। 2 नंबर वाहिका के बारे में पढ़ना है। 3 नंबर हम लोग जाइलम जो कि पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है, पेरेन्काइमा। और 4 नंबर जो है हम लोग जाइलम रेशा के बारे में पढ़ना है, जो कि जाइलम रेशा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ट्रेकिड्स और वाहिका जो होती है ये हम लोग का नलिकार होता है। क्या होता है? नलिकार, यानी नाली के जैसे होता है, ठीक है। ये ट्रेकिड्स और वाहिका, ठीक है। और नाली के जैसे होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो कि जल और जो है खनिज लवण का जो कि संवहन किया जाता है। किसके द्वारा? ये ट्रेकिड्स और वाहिका के द्वारा। जाइलम पेरेन्काइमा के क्या काम है? ये भोजन को भंडारित करने का काम है। किसका? जाइलम पेरेन्काइमा। और जाइलम रेशा जो है ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये मजबूती प्रदान करता है। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया था ये जाइलम का क्या काम है? तो ट्रेक यानी जाइलम जो है, जाइलम में जल और खनिज का ये संवहन किया जाए। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन बंडल भी कहा जाता है। और देखिए फ्लोएम में हम लोग को 5 चीज पढ़ना होगा। फ्लोएम एक होता है चालनी नलिका, एक होता है हम लोग का चालनी नलिका। 2 नंबर चालनी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर हम लोग का साथी कोशिका हो जाएगा। 4 नंबर हम लोग को पढ़ना होगा जो कि फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। और 5 नंबर में हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम रेशा, ठीक है। ये हम लोग जो कि 5 चीज के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को जो कि एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि जैसे जाइलम का कौन जो कि अंग नहीं है, जैसे कि मान के चले यहाँ से और वहां से मिलाकर दे दिया जाता है। और फ्लोएम में जो कि ये 5 चीज होता है, फ्लोएम जो होता है ये जो कि क्या करता है, इसका काम क्या होता है? जैसे जाइलम यानी ये भोजन का ये संवहन किया जाता है। और देखिए जाइलम में जो कि यानी जल और खनिज का संवहन ये एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में, यानी जड़ से पूरा पेड़ में। जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का पेड़ है, ये हम लोग का जो कि जड़ है, ठीक है। ये हम लोग का पौधा है, ये हम लोग का जड़ है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यही जड़ से ही जो कि हम लोग का जल का संवहन किया जाएगा, जल और खनिज का, यानी ये एक दिशिक होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम जो होता है ये द्विदिशिक होता है। इसका भोजन कहां पर बनेगा? पत्तियों में बनेगा। और जो पत्तियों से ये जो कि पूरा पौधा में ये भोजन को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसीलिए फ्लोएम जो होता है द्विदिशिक होता है और जाइलम जो होता है एक दिशिक होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था जाइलम का क्या कार्य है?
जाइलम जो है यानी जल और खनिज का संवहन करता है। कौन? जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के जो कि समानुपात होता है। देखिए गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के द्वितीय से हम लोग को बल की परिभाषा मिलता है, यानी F इक्वल टू एम ए। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू एम ए। तो इसीलिए हम लोग ये क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन हम लोग P इक्वल टू जानते हैं, mv होता है, यानी P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। इसी से हम लोग का आया हुआ है। ठीक है, तो ये संवेग में जो कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि फोर्स यानी बल, क्या बोलेंगे? बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? बल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए एक पिंड की हम लोग को गतिज ऊर्जा निकालना, हम लोग जानते हैं जैसे कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी जो कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। हम लोग 1/2 एम के देखिए द्रव्यमान हम लोग का 2 केजी, भी का वैल्यू है हम लोग का 5 × 5, ये दो हम लोग का कैंसिल हो गया, 5 बचे 25 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 जूल, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। देखिए हम लोग का स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपने बोला सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके क्या देता? हम लोग जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग दहन कराते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के C प्लस O2 का अगर हम लोग दहन कराते हैं तो हम लोग को क्या बनेगा? CO2। स्वाभाविक बात है, हम लोग को क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? चलिए बताइए कि जल का कितना अणु, ठीक है, आयरन परमाणु के 3 परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके, आयरन बोला यानी Fe हो जाएगा, 3 परमाणु इसीलिए 3, जल के कितना अणु यानी H2O करके मीन हम लोग को क्या बनेगा? जो कि Fe3O4 यही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए Fe3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4, यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? यहाँ पे 4 देंगे तो हम लोग को 4 ऑक्सीजन होगा। प्लस हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर? प्लस हम लोग का जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा ना, क्या मिलेगा? H2 हम लोग को मिलेगा। तो H2 में भी हम लोग को क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2H2, देखिए सॉरी 4 2 8, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑक्सीजन, उधर हम लोग 4 और हम लोग का भी ऑक्सीजन है, यानी जल का कितना अणु मिल रहा है? यहाँ पर देखिए जल का कितना अणु मिल रहा है? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? स्वाभाविक बात है, जैसे कि मान के चलिए कुछ अयस्क जो हम लोग प्राप्त करते हैं, सामान्य मान के चलिए हम लोग क्या होता है, मूली या गाजर जब हम लोग जो कि यानी जमीन में हम लोग का रहता है, उसके बाद जैसे ही हम लोग उखाड़ते हैं तो उसमें देखिएगा कितना धूल लगे रहता है। आलू में भी देखिएगा कैसे उसको हम लोग जब खाते हैं तो उसको धो के हम लोग खाते हैं। तो उसी प्रकार जब अयस्क का निष्कासन जब किया जाता है तो उस समय जो है यानी मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियां हम लोग को प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गेंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? चलिए बताइए, क्योंकि वैसे कौन सा कोशिका है जिसका आकार बदलता रहता है? ठीक है, ये मान के ये हम लोग का क्या अमीबा, ये क्या करता है? फूड को इस तरह के कोई ग्रहण करता है, एक होता है फिर ऐसे बना लेगा, ये क्या करता है? उसके बाद देखिए ये फूड को अंदर तरफ ले रहा है, ठीक है, उसके बाद एक स्थिति आएगा कि वो फूड को अंदर वो घुसा देगा। ये क्या करेगा? अमीबा जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर को वो चेंज करते रहता है, और अंडाणु जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। चिकनी पेशिका, जैसे कि चिकनी पेशिका में हम लोग पाया जाएगा जो कि एक होता है रेखीय पेशी,
एक होता है चिकनी पेशी और एक होता है क्या, हृदय पेशी। रेखीय पेशी जो होता है वो कैसे होता है, वो जो कि बेलनाकार होगा। रेखीय पेशी क्या होगा, बेलनाकार होगा, और उसमें जो कि ये जो कि धारियां पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय पेशी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो कि यानी कोशिकाएं जो कि एक कोशिका होता है, ठीक है, और इसकी ये शाखा रहित होती है, ये शाखा नहीं है। और जो कि चिकनी पेशी जो होता है उसका अंतिम सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है, और उसमें जो कि शाखाएं होती है जो कि वो तर्क रूपी होती है। और जो कि हृदय पेशी जो होते हैं वो भी एक कोशिका का होता है और वो बेलनाकार पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, किसी जीव का प्रत्येक विशेषण निम्नलिखित में से किसे प्रभावित होता है। चलिए बताइए, जो कि किसी भी जीव का यानी प्रत्येक विशेषण जो है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। चलिए बताइए, हम लोग जानते हैं जैसे कि मान के चलिए माता में यानी जो कि स्त्री में, ठीक है, ये होता है मेल और ये होगा फीमेल। तो मेल में गुणसूत्र पाया जाता है XY पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है XX पाया जाता है। मान के चलिए ये दोनों जब रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, अगर मेल का अगर X अगर मिला, अगर फीमेल का हम लोग को X मिलेगा, तो वो जो कि गुण जो कि हम लोग को क्या मिलेगा, XX जो कि गुणसूत्र मिलेगा। अगर मान के चलिए ये मेल अगर हम लोग को Y अगर डोनेट करता है और फीमेल तो हमेशा क्या देगा, उसके पास जो है वही देगा ना, उसके फीमेल के पास क्या XX है, इसीलिए वो क्या कौन सा गुणसूत्र देगा, X। लेकिन ये मेल के पास X और Y है, यानी जब ये Y देगा तो ये हम लोग का XY जो कि गुणसूत्र मिलेगा। ये जो कि बनेगा हम लोग का फीमेल बनेगा और ये हम लोग का मेल होगा। इसीलिए जो कि यानी लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके गुणसूत्र पर होता है, पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड रहता है। ठीक है, लिंग निर्धारण जो कि अगर लड़की हो रहा है तो यानी जो कि ये पुरुष X जो कि ये गुणसूत्र दे रहा है, अगर जो है यानी लड़का जो कि पैदा होता है तो वो जो कि मेल क्या करेगा, Y गुणसूत्र देगा। इसीलिए डिपेंड करता है, यानी बच्चे का यानी लिंग जो कि निर्धारण जो होता है वो पुरुष के जो कि गुणसूत्र पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए लिंग निर्धारण का जिक्र नहीं किया गया। बोला जीव की प्रत्येक विशेषण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है, तो माता एवं पिता दोनों के DNA से जो कि समान रूप से ये प्रभावित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए इसको आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि वह कणों के बीच जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होती है। देखिए मान के चलिए आपका पानी का उबलना, पानी अगर उबलेगा क्या उससे हम लोग को पता चलेगा क्या उसके जो कि बीच रिक्त स्थान होता है, उससे वो कोदना को बता रहा है। ठीक है, उससे हम लोग को पता नहीं चलेगा। 100 डिग्री से टेम्परेचर पर वो उबलने लगेगा। ठीक है, उससे हम लोग को पता नहीं। अगर लोहे का कील टूटना, अगर कहीं लोहे का कील टूट गया क्या उससे हम लोग को पता चलेगा कि उसके बीच हम लोग रिक्त स्थान है, उससे भी पता नहीं। अगरबत्ती का जलना, हम लोग जानते हैं अगरबत्ती का जलना जो है वो जो कि एक विसरण प्रक्रिया जो है, यानी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में विलय हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इससे भी हम लोग को पता नहीं। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। देखिए आपको जो कि चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा ये पोटेशियम परमैंगनेट है। जैसे ही हम लोग एक चम्मच जो कि इसमें डाल देते हैं इसका कलर देखिए चेंज हो जाता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है हल्का यानी गहरा बैंगनी या फिर क्या होता है हम लोग को गुलाबी देखने को मिलता है। तो देखिए जब एक चम्मच जब यहाँ पर हमें ये जो कि पोटेशियम परमैंगनेट और ये पानी का घोल है, जब यहाँ से निकाल करके जब एक चम्मच यहाँ पर डाल देते हैं तो ये भी पानी पूरा हम लोग का रंगीन हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए पहले सादा पानी था, यहाँ से एक चम्मच निकाल के हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो ये भी यानी हम लोग का जो कि कलरफुल हो जाता है। यहाँ पर भी वैसे करते तो ये भी हम लोग का कलरफुल हो जाता है।
इससे हम लोग को पता चल रहा है ये पदार्थ के कण, जैसे कि मान के चलिए जो ये हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का कण था, जब इसमें डाल दिए इसके बीच जो खाली स्थान था और खाली स्थान में वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अब देखेंगे जैसे कि उजाला, यानी सफेद कपड़ा में उजाला दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी में यानी जो कि एक बर्तन में उसको हम लोग ये पानी देते हैं, उसके बाद जो हम लोग उजाला को डाल देते हैं। देखना कुछ समय बाद जो है वो पूरा पानी को यानी नीला कर देता है। इससे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान है, वही रिक्त स्थान में जाके ये छुप जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे चीनी और पानी। देखिए चीनी और पानी, जो चीनी जो होता है वो पानी के बीच जो है, जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का ये पानी है और ये हम लोग का चीनी का ये कण है, ये चीनी का कण इसमें विलय नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें पानी के बीच जो है रिक्त स्थान होती है, वो रिक्त स्थान में वो छिप जाता है। इससे हम लोग को पता चलता है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है ये रिक्त स्थान होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वह वस्तु की दूरी क्या है? देखिए हेलो, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में ये हम लोग का P हो गया, ठीक है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हम लोग का फोकस। जब वस्तु को देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में यानी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो बोल रहा है यानी अगर दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब अगर हम लोग का यहाँ पर बना तो इसका फोकस भी होगा यहाँ पर, यानी फोकस पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जब C पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C पर। तो वस्तु की दूरी अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 20 होगा। लेकिन ये हम लोग का चिन्ह परपाटी में जब इसको हम लोग लेंगे तो ये हम लोग का वस्तु कहां पर रखते हैं, U, यानी हम लोग का -20 हो जाए। इसको हम लोग फॉर्मूला में भी इसको हम लोग सॉल्व, दर्पण का फॉर्मूला हम लोग होता 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जब हम लोग चिन्ह पर पार्टी लेके जब हम लोग बनाएंगे इस टाइप का जब हम लोग लेंगे तो उस समय जो है वस्तु को यानी प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, इधर हम लोग का बनेगा तो नेगेटिव में होगा, यानी v जो आएगा हम लोग का v हम लोग का -20 हो जाएगा और f जो होगा f भी हम लोग का इधर होगा तो f भी हम लोग का माइनस यानी -10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, f इक्वल टू -10 1/v यानी -20 प्लस 1/u। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/u हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं 20 यानी 1 - 2 ये होगा 1/v, तो 1/v इक्वल टू -1/20 यानी v इक्वल टू आ जाएगा -20, यानी ये जो है प्रतिबिंब जो हम लोग का यानी u हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे u हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी जो है हम लोग का यानी दर्पण के सामने जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हम लोग का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की का जो कि प्रतीक इकाई है, चलिए बताइए द्रव्यमान का जो कि उसका इकाई क्या होगा। यह परमाणु द्रव्यमान का, खाली द्रव्यमान का नहीं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान का जो होता है जो कि ये हम लोग का U हो जाता है। पहले हम लोग क्या लिखते थे, AMU, क्या लिखते थे, AMU, यानी जो कि AMU लिखते थे। आजकल हम लोग क्या लिखते हैं, U यानी यूनिफाइड, ठीक है। और ये क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिफाइड पहले होता था, आजकल हम लोग क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए कहा गया एक परिपथ में 10 कूलम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होती है। आवेश यानी Q, क्या दिया गया है, Q, ठीक है। Q हम लोग का कितना है, ये हम लोग का 100 है और जो है समय हम लोग का क्या है 50 सेकेंड है।
हम लोग तो परिपथ में धारा कितना प्रवाहित हो रही है, हम लोग धारा निकालना है। तो I इक्वल टू हम जानते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई टी, ठीक है, और Q इक्वल टू क्या हो जाता है IT, क्या होता है IT। तो इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हम लोग को 100 कूलम है और इसका जो कि हम लोग का 50 सेकेंड है। तो इसको जब करते हैं तो 2 एम्पियर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन किया, देखिए सही कथन का चयन करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया प्राग कण जो है, प्राग कणों का पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होगा। हेलो पुष्प वाले चैप्टर में यानी पुष्प का एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के बीच जो कि आपके चैनल में जो कि डाल दिया गया। अगर आप पुष्प का जो कि पूरा विश्लेषण, पुष्प जो है प्रजनन कैसे करते हैं, अगर आपको पूरा जो कि नहीं पता है तो आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर भी आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए परागकण जो होता है वो पुष्प का पुंकेसर, हम लोग जानते हैं पुष्प का 2 जो कि भाग होगा, एक होता है स्त्री केसर, यही देखिए एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए परागकण जो है ये हम लोग का पराग कोष, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। इसमें जो ये जो पत्ती जो होता है इसे हम लोग कहते हैं दल यानी पंखुड़ी, और जो है इसमें जो कि ये जो होता है इसको हम लोग तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं तंतु। और पराग कोष जो है इसी में होता है, क्या होता है पराग कोष, इसको हम लोग पराग कोष। और पराग कोष में जो है ये पीले पीले जो कि हम लोग का ये कण पाए कण, यानी पीले पीले कण जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं परागकण, क्या कहते हैं परागकण। तो परागकण जो है पुंकेसर के कहां पर मिलेगा, देखिए पराग कोष में मिलेगा, ये पुंकेसर के वर्तिकाग्र यानी ये स्त्री केसर में जो कि ट्रांसफर होगा, हवा के माध्यम में हो सकता है, जल के माध्यम में हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। जब ये जो कि यहाँ पर जब प्रवेश करेगा कहा स्त्री केसर में, यानी स्त्री केसर के कहां पर वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र जो होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेगा ये जो कि वर्तिका के सहारे ये कहां चला जाएगा अंडाशय में, कहां चला जाएगा अंडाशय में। और अंडाशय में क्या होता है बीजांड होता है, और बीजांड ही एक समय ऐसे आएगा कि बीजांड में जो कि यानी बीज में परिवर्तित हो जाएगा और जो कि बाह्य दल गिर जाएगा, हम लोग का दल पुंखुड़ी भी क्या हो जाता है गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है। देखिए परागकण फूल में कीटों का आना है, क्या ये हम लोग का सही है, ये फूल में अगर कीट आएगा तो उसे हम लोग परागकण कहेंगे, नहीं कहेंगे। परागकण जो बीजांड, ठीक है, परागकण ये तो हम लोग का होता है, ये हम लोग का जो कि पुंकेसर में होता है, बीजांड स्त्री केसर में होगा। पराग नाली के में वृद्धि होता है, ये भी नहीं होगा। परागकण जो है पराग कणों का अंकुरण, ये भी हम लोग का नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से हो रहा कौन सा उत्पाद बनती है। चलिए बताइए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षार अगर लेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है लवण और जल, अम्ल और, ठीक है, अम्ल प्लस क्या हो जाएगा क्षार, तो हम लोग क्या बनेगा लवण और जल। किसका निर्माण होगा लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे कि मान के चलिए जो कि अम्ल हम लोग लेते हैं, जैसे HCl लिए, HCl क्या है एक अम्ल है, और क्षार लेते हैं NaOH, ये हम लोग का क्या है क्षारक है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यानी हम लोग को लवण का प्राप्त होगा, लवण यानी NaOH होगा, यहाँ पे NaOH, ठीक है। जब इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl इसके साथ बन जाएगा NaCl प्लस जो है ये और ये जो कि मिलके बनेगा क्या H2O का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे H2O का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोग का सही आंसर होगा। चलिए देखिए वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसे हो। चलिए बताइए वृत्ताकार जो कि विद्युत धारावाही जो कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हम लोग को कैसे देखने को मिलेगा, संवाहक आकार का हमको देखने को मिलता
होता है। देखिए हमारे शरीर में हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित यानी निकाल दिया जाता है? तो निकालने को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन हो जाएगा। चलिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में जो कि शामिल परिघटना को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसका शामिल परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर देखिए दर्पण की जगह अगर लेंस रहता तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। और देखिए विवर्तन जो होता है, जैसे कि प्रकाश वो मूड जाना, क्या कहलाता है? विवर्तन। जैसे कि मान के चलिए हम लोग एक सिक्का को लेते हैं, ठीक है? सिक्का को जब हम लोग लेंगे तो इसके जब प्रकाश यानी डालेंगे तो यानी इसका जो कि क्या होगा, ये लाइट जो कि इसमें हम लोग को मुड़ा होगा। सामान्य मान के चलिए सिक्का के स्थान पर हम लोग लेते हैं ब्लेड। कि क्या लेंगे? ब्लेड लेंगे, ठीक है? इस प्रकार का हम लोग ब्लेड को हम लोग लेते हैं। जब हम ब्लेड को लेंगे, जब उसमें टॉर्च हम लोग मारेंगे, ठीक है, तो उस समय जो है हम लोग को विवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी गुरुत्व त्वरण चंद्रमा की गुरुत्व त्वरण के 6 गुना है, ठीक है? यानी पृथ्वी के जो चंद्रमा की तुलना में ये 6 गुना है, ये स्वाभाविक बात है। तो कौन सा कथन सही है? हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होता है? 1/6 यानी 10 न्यूटन है। याद रखना है आपको, जो कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है? तो देखिए पृथ्वी पर होगा किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, स्वाभाविक बात है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर 6 गुना अधिक होगा। जैसे कि मान के चले पृथ्वी का अगर ये 60 न्यूटन है, ये हम लोग का पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे हम लोग का क्या होगा? ये चंद्रमा पे इसका 1/6 यानी 60 का 1/6 यानी हम लोग का क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो देखिए चंद्रमा पर अगर 10 न्यूटन है तो क्या इसका 6 गुना हम लोग का, अगर चंद्रमा का 6 गुना हम लोग का ये पृथ्वी का नहीं होगा, ठीक है? तो वही देखिए बोला गया पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, देखिए पृथ्वी का किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में, ये चंद्रमा की तुलना में ये 6 गुना ये अधिक है कि नहीं? अधिक है, यानी ये हम लोग का सही है, ठीक है? उसके बाद देखिए जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो ये समान होता है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 2 गुना तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 2 गुना बोल दिया, ठीक है? और यहाँ पे चंद्रमा पर हो रहा किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में क्या चंद्रमा का क्या 6 गुना होगा? नहीं होगा, ये भी हम लोग का गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोग का सही है। तो चलिए ये जो कि आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हम लोग का यानी टेस्ट यानी सेट सीरीज जो कि हम लोग का 3 था, और हम लोग अगला जो कि सेट 4 हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।